हेलो बच्चों, ये वीडियो जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। तो दिस इज़ ए कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप फॉर ड्रॉपर्स टारगेट जेई 24। मतलब जिन बच्चों ने 23 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, अब वो 24 में अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं आईआईटी जेई के अंदर। आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए एडवांस एग्ज़ाम हम बोर्ड देने के अगले साल और दे सकते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर दोज पीपल जो भी अब ड्रॉप लेंगे 24 के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि इसमें जो भी मैंने पिछले 20 साल में बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है या फिर क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो आई विल ट्राई टू डिस्कस सो दैट कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी उन्हें लगता है कि लेंदी वीडियो है और छोड़ दिया उन्होंने। बट ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा बचाने के चक्कर में वो अपने प्रिपरेशन के मंथ्स ख़राब करते हैं और लास्ट में आके लगे अरे काश ये मेरे को पहले पता होता तो मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता, मेरे कैरियर वेस्ट नहीं होता या फिर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें बिकॉज दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर ड्रॉपर्स। तो यू शुड नॉट टेक एनी चांस ऑन दिस चांस, दिस लास्ट चांस। मतलब ये हमारा परफेक्शन होना चाहिए। और अगर हम मेरे को ये पता है कि आगे ये दिक्कत आ सकती है, अगर हम पहले से ही इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आई विल बी इन ए बेटर सिचुएशन टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। और शायद अगर हम गलतियां ना करेंगे तो जो भी हमारा पोटेंशियल है उसके हिसाब से हम बेस्ट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि हम इस पूरे वीडियो में फ़्लो क्या फॉलो करने वाले हैं। वीडियो का फ्लो क्या है, पहले उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन एक ड्रॉपर्स ऑनलाइन का बैच लेके आया है जेई 2024 के बारे में, उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आई विल गिव। फिर बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि अभी ये कन्फ्यूज़न है कि वो ऑफलाइन में जाएं या ऑनलाइन में जाएं। ऑनलाइन में भी देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर या फिर हमें लाइव क्लास में जाना चाहिए, इसके बारे में आई विल डिस्कस। एक चीज़ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इफेक्टिव टाइम टेबल एंड हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली। ड्रॉप ईयर में जैसा हमें पता है कि स्पेशली जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। पहली बार प्रिपरेशन करें वो उन बच्चों के साथ compete करेंगे जो ऑलरेडी शायद 2-2 साल तक तैयारी कर चुके हैं। प्लस बोर्ड की प्रिपरेशन के कंपैरिजन में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन काफ़ी एग्जॉस्टिव है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ही कंपटीशन और ज़्यादा इंटेंस होता चला जा रहा है। क्योंकि 10 साल पहले और आज के पेपर में डिफरेंस क्या है कि पिछले 10 साल में जो पेपर आए हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमारे सिलेबस में ऐड हो गया है। तो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन ए सिंगल डे। तो उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, कौन सा टाइम टेबल ऐसे फॉलो करें जिससे हमारे टाइम वेस्ट ना हो, टाइम लीक ना हो, प्रिपरेशन हमेशा ट्रैक पे रहे। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा एंड जो हमारी स्टडी है वो हमारा ट्रैक पर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली कुछ दिन कुछ महीने में हो सकता है वो प्रिपरेशन उनकी डीरेल हो जाए, हो सकता है वो गलतियाँ करें जो यूजुअल मिस्टेक्स हैं हर बच्चे के दिमाग में जाते हैं कि ऐसे कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा। तो 2-3 महीने बाद उनको पता लगेगा ये तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर उससे क्या होगा कि या तो वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से रैंक नहीं ला पाएंगे या फिर और हो सकता है सिलेक्शन से ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इसके बाद वी विल डिस्कस डिटेल्ड फीचर ऑफ प्रवीण 2। मतलब ये जो ड्रॉपर्स बैच है इसके फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैटल मिस्टेक्स ऑफ एस्पिरेंट। मतलब जो एस्पिरेंट हर साल जो मिस्टेक्स करते हैं उनसे अगर आप बचोगे तो आपकी रैंक में वैसे ही ज़बरदस्त बूस्ट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बरकरार रहेगा। तो ये जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। 6th पार्ट हो और 7th पार्ट हो गया डूज एंड डोंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रिपरेशन, मिसकंसेप्शन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। मतलब प्रिपरेशन करते समय हर बच्चे के दिमाग में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो लगता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो अच्छा हो जाएगा, जबकि वो रियलिटी में हो सकता है उसकी प्रिपरेशन को डीरेल कर देगा, किसी भी तरीके से उसको हार्म पहुँचाए। तो दिस इज़ द एक रफ स्केच है जो हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंपटीशन का बैच अनाउंसमेंट है। टीम कंपटीशन हैज ब्रॉट यू अ वेरी हाईली sought after rank producing course and that is प्रवीण 2। this is online जिसमें हम रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स देते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये सूटेबल किस स्टूडेंट्स के लिए, ऑफकोर्स ड्रॉपर्स के लिए जो 2024 में जेईई देना चाहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 12th में स्टडिंग है, किसी भी रीज़न से वो एक बार पूरा सिलेबस वापस करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी इट कुड बी वेरी यूजफुल। स्टार्टिंग डेट हमारा 20th मार्च 23
से स्टार्ट होगा। और एंड डेट, अब अच्छा एंड डेट में क्या है कि एक तो हमारे शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, कि पहले दिन लेक्चर 111 आएगा पीसीएम में, फिर अगले दिन लेक्चर 222 आएगा। तो ये जो लेक्चर की शेड्यूलिंग है ये हमारा नवंबर के लास्ट तक चलेगा, ये ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि हमारे 200 लेक्चर हैं, एक 1.5 घंटे के 200 लेक्चर हैं, फिजिक्स में 200, केमिस्ट्री में 200, मैथमेटिक्स में, तो टोटल अराउंड 600 लेक्चर्स हैं। थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे ऑफकोर्स, ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये जो 600 जो लेक्चर्स हैं, तो पर डे अगर हम एक एक लेक्चर डालेंगे तो हमें लगभग 200 दिन चाहिए होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर संडे वनडे मिला के नवंबर के एंड तक वी विल बी एबल टू फिनिश द एंटायर सिलेबस। बट उसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद हमारा और आपका संबंध खत्म हो गया। उसके बाद भी कॉन्टीन्यूसली रिवीजन कोर्सेज आएंगे, मेंस के लिए, एडवांस के लिए टेस्ट लगातार चलता रहेगा। उसके बाद एडवांस तक, मतलब पहले मेंस 1 आएगा, फिर सेकंड मेन आएगा, उसके बाद एडवांस आएगा। तो यहाँ तक लगातार टेस्टिंग एंड रिवीजन चलता रहेगा। तो आपके पास जो एक्सेस रहेगा वो अगले साल 2024 में जब एडवांस का एग्जामिनेशन होगा, अप्रॉक्सीमेटली जून में होगा, तब तक इस बैच का एक्सेस रहेगा ऑफ कोर्स। उसके बाद जैसे हमने बोला ना कि एक बार ये क्लासेस ख़त्म होगी रेगुलर शेड्यूल, वो जो शेड्यूल क्लासेस हैं, मतलब जो कल की क्लास है वो आज मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगी, जो टुमारो वाली क्लास है वो आज नहीं मिलेगी। बट एक बार डैशबोर्ड में आ गया, जैसे आज जो शेड्यूल क्लास थी वो आ गई, तो फिर वो आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेगी एडवांस तक, ताकि बाद में मेरे को कुछ रिवाइज करना हो तो दैट क्लास विल बी अवेलेबल। और ये ऐसा भी नहीं कि हमने सारे लेक्चर एक साथ डंप कर दिए जैसे यूजुअली यूट्यूब पे होता है। तो डिसिप्लिन वे में रखने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। जो एक्सेस ऑफ द बैच है वो मैंने बोल दिया कि एडवांस तक रहेगी। जो कोर्स फीस है दैट इज़ 29,700। उसके बाद अगर किसी भी तरह की कोई आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, #8 या फिर 7410-900। ये तो तीनों नंबर्स में कॉमन है, लास्ट में 901, 906, 908, किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। ये बैच इज़ अवेलेबल एट जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है एडू कॉम्पिटिशन के नाम से, या फिर अगर वेब पे किसी को जाना है तो www.online.competition.com, यहाँ से भी यू कैन रजिस्टर फॉर दिस बैच और यू कैन अवेल दिस बैच। तो ये तो कंपटीशन के बैच के बारे में हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ऑफलाइन में जाएं या ऑनलाइन में जाएं, या ऑनलाइन में भी 2 तरह की चीज़ होती है, एक रिकॉर्डेड होता है, एक लाइव होता है। तो सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, तो उनके बारे में मैं एक हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले एज फार एज इफेक्टिविटी इज़ कंसर्न, तो किसी भी बच्चे को इफ़ेक्टिवली जो कस्टमाइज़ करके जो कोर्स दिया जा सकता है या जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, दैट इज़ ऑनलाइन रिकॉर्डेड, आई विल से। ये ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कोर्स जिसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं, बच्चे के पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्डेड में आई विल से कि जो कोर्स की डिलीवरी है उसमें डेली अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का तो मिनिमम डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। मतलब यहाँ पे 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन में आना जाना प्लस अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो किसी भी रीज़न से ऐसा भी हो सकता है क्लास के बाद रुक गए, 10 मिनट्स टीचर लेट आए, तो उस तरीके से अगर हम मिला जुला के अगर मैं देखें तो टोटल 2 आवर्स कम का हमें इनपुट मिलेगा ऑफलाइन में अगर ऑनलाइन रिकॉर्डेड के वर्सेस बात करें। ये तो मतलब अगर हमें ज़्यादा एग्जॉस्टिव तैयारी करनी है, ज़्यादा टाइम चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनको बेसिकली पहली चीज़ें जब समझते हैं तो उनको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं चीज़ों को पचाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से ऑनलाइन इज़ मोर एफिशिएंट, नो डाउट अबाउट इट। बट इसका दूसरा पक्ष ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि ऑनलाइन में तो मेरी से पढ़ाई होती नहीं, ये ठीक है। वैसे तो देखो IIT JEE की जो बिल्कुल टॉप में जाएगा वो बंदे हाईली सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं, हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तभी 1% सक्सेस रेट है। 10 लाख में से 10,000 सीट्स हैं IIT के अंदर, तभी उस 1% के अंदर वो आ पाएंगे। बट फिर भी किसी भी रीज़न से अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो घर पे बैठ के पढ़ाई हो ही नहीं सकती, या कुछ भी रीज़न होता है, घर में एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे को तो ऑफलाइन में ही जाना है, देन थिंग्स आर डिफरेंट। ये ठीक है, फिर थिंग्स डिफरेंट है। बट अगर मेरे से पूछोगे एफिशिएंसी वाइज तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑनलाइन हैज़ मोर अवेलेबल टाइम एंड इसमें हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो थोड़ा बहुत ये होता है कि जिस बैच में बैठे हैं उसमें हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ें मेरे को वो भी पढ़नी पड़ रही हैं जो मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब हो सकता है मेरे को आती हो, या फिर कुछ चीज़ों में जो मेरे को थोड़ा सा स्लो पढ़ना था उसमें हो सकता है
क्लास के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया जाए, तो इस तरह की इनएफिशिएंसीज रहेंगी। बट अगेन अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो ऑफलाइन में ही पढ़ूंगा, तो दैट इज़ फाइन, ये ठीक है। ऑनलाइन में फिर अपने ऊपर एक बहुत कंट्रोल होना भी ज़रूरी है ट्रैक पर रखने के लिए। अब ट्रैक पे हम कैसे रख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंटली, कैसे कर सकते हैं ताकि ट्रैक से लूज ना हो, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द टूल्स, मीन्स एंड क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम भटके ना रास्ते से, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वर्सेज ऑनलाइन लाइव में अगेन आई विल से कि दिस इज़ मोर एफिशिएंट, बिकॉज लाइव में देखो मैंने पिछले कई कंपनियों का मैंने डेटा देखा हुआ है, आई हैव एक्सेस टू दैट। बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे लाइव से स्टार्टिंग करते हैं, बट आगे जाके डेटा ऐसा है कि 80 to 90% ऑफ द बच्चे वो लाइव क्लासेस में आने ही बंद कर देते हैं एक आध हफ्ते बाद ही, ये ठीक है, एक आध महीने बाद तो ड्रॉप और ज़्यादा हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उन्हीं लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड की फॉर्म में देखते हैं, ये ठीक है, क्योंकि किसी भी रीज़न से घर पे कोई बैठा है तो हो सकता है कि वो इतना मोटिवेटेड ना हो लाइव क्लास में आने के लिए। तो इन दोनों में मैंने देखा है कि बच्चे लाइव स्टार्ट तो करते हैं काफ़ी बच्चे, बट वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते, मतलब उसको छोड़ देते हैं, फिर बाद में अपने टाइम के हिसाब से वो लेक्चर देखते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ऑफ कोर्स अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो लाइव में ऑनलाइन लाइव में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हाय हेलो भी कर रहा है, तो उससे एक डिस्टर्बेंस भी होता है। तो एफिशिएंसी वाइज आई विल से कि इसमें 80% एफिशिएंसी आती होगी विज विज दिस रिकॉर्डेड। तो अगर कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है जिसको केवल नॉलेज की भूख है और जो सिलेक्शन के लिए अपना फुल एफर्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए दिस इज़ बेटर। लाइव में बेसिकली ऐसा भी है कि ऑफलाइन से भी ज़्यादा डिसिमिलर बैचेस होते हैं। जैसे ऑफलाइन में तो यूजली क्या करते हैं, अगर तुम कहीं पे भी जाओगे, बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो वहाँ बैच में सेगमेंटेशन होता है, तो एक तरह के बच्चों को एक तरह का इनपुट दिया जाता है। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले मतलब जिनको पहले से एक्सपोजर है, उनको बहुत बेसिक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर कोई लोअर ऑर्डर का बैच है तो उसमें पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि इसका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी रैंक तो बाद की बात है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। लाइव में यू विल फाइंड कहीं पे भी जाओ हर तरह का बच्चा एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा, तो वो सभी के लिए थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कि जिसको बहुत बेसिक से पढ़ना था उसको भी थोड़ा तेज़ दौड़ना पड़ता है, या फिर काफ़ी जिन बच्चों को एक्सपोजर है उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर मेरे से बोलोगे तो आई विल से दिस इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। बट फिर भी अगेन दिस चॉइस शुड बी योर्स, इसमें दूसरे की नहीं सुननी चाहिए, मतलब या ऐसे बोलते हैं सुननी तो सबकी चाहिए, करनी वही चाहिए जो अपने मन की है। मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बता दिए इसके। हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल क्या है जिससे एक दिन में जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है पढ़ाई के लिए, उसमें मैक्सिमम स्टडी हम कर पाएँ ताकि हमारे डिस्ट्रैक्शन ना हो, टाइम लीक ना हो, हम डिसिप्लिन वे में अपने ट्रैक पर रहें। तो उसमें देखो कुछ कुछ की पॉइंट है। सबसे पहले तो एक तो चीज़ हो गया डिसिप्लिन। अगर हमारी पढ़ाई डिसिप्लिन वे में होगी, ये ठीक है, तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। डिसिप्लिन वे का मतलब ये है, आई विल से कि ये तुम्हें सुनने में हो सकता है अटपटा लगे, अजीब लगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं होता, मतलब कभी वो सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं। तो एक तो ये बच्चा हो गया, ठीक है, फिर वो रात को कभी 10 बजे सोएगा, कभी 12 बजे सोएगा, कभी 11 बजे सोएगा। एक दूसरा बच्चा वो हो गया कि जो बिल्कुल फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो करता है, मतलब वो उठेगा तो 7 बजे ही उठेगा, एग्जैक्ट 7 o'clock, ये ठीक है, ना 5 मिनट ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर सोएगा तो रात में एग्जैक्ट 10 o'clock। अगर ये दोनों बच्चे, ये ठीक है, दोनों ही बच्चे मान लिया पढ़ाई में डेली 12 घंटे इन्वेस्ट करें या फिर 10 घंटे इन्वेस्ट करें, तो जो बच्चा फिक्स्ड शेड्यूल के साथ पढ़ रहा है वो ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएगा, ये श्योर बात है। उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा समझ में आएगा, उसका टाइम लीक कम होगा। जो इरेटिक बंदा पढ़ता है ना कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, ये ठीक है, जिसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है दिन का पढ़ने का, कि अगर मैं उससे पूछूँगे शाम को 3 से 5 क्या करते हो, तो वो सोचना पड़ेगा, अच्छा कभी तो मैं पढ़ लेता हूँ, कभी मैं सो भी जाता हूँ, कभी मैं बाहर खेलने चला जाता हूँ। अगर ऐसा बच्चा बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ड्रेस्टिकली डाउन आएगी। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम 2024 में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपका जो दिन है वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। 1 साल के लिए तो हम ये कर ही सकते हैं, क्योंकि इस 1 साल पे बचा हुआ
30-40 साल का जो प्रोफेशनल करियर है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो हमारे शुरू में हो सकता है कि 5-10 दिन तुम्हें एफर्ट मारने पड़े उस टाइम पे उठने के लिए, अदरवाइज इट शुड बी कम्प्लीटली फिक्स्ड कि अगर मेरे को लंच करना है, मान लिया 12 से 1 बजे तक लंच करना है, तो वही टाइम स्लॉट होना चाहिए डेली, कम वॉट में। ये ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यू विल फाइंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। ये ठीक है, इसकी इतनी ज़बरदस्त एफिशिएंसी आएगी यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। दूसरा बैकलॉग हो गया कि अगर हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ट्रैक पे रखना है, तो भले ही ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, एक चैप्टर का स्पिल ओवर आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया हम पहले वाले चैप्टर पे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पहले वाले चैप्टर का मान लिया हम 100 में से 85 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, दैट इज़ फाइन, बट हमें ऑन ट्रैक रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में दिमाग में हमें ये बैठा के रखना चाहिए। फिर हो गया मोटिवेशन। कितनी भी स्ट्रैटेजी बता दो, कितना भी तुम्हें टाइम टेबल बना के दे लो, अगर तुम्हारे अपने अंदर मोटिवेशन नहीं है तो नथिंग विल वर्क। ये ठीक है, मैं या कहीं और से भी अगर तुम मोटिवेशन ले रहे हो तो दैट विल हार्डली वर्क फॉर ए डे और 2। उसके बाद तो अपना इंटरनल मोटिवेशन एंड विल पावर चाहिए होता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, और जो बच्चा इस प्रोसेस के थ्रू निकलता है वही सक्सेसफुल होता है। ये ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इवन इफ कुछ बच्चे जिन्होंने जेईई की ढंग से तैयारी की होती है और किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो तब के जैसे बोलते हैं सोने से कुंदन बन चुके होते हैं ना। ये जो प्रोसेस है, ये जो ग्रिलिंग प्रोसेस है, इतना स्ट्रांग है कि बच्चे के अंदर इतनी सारी नई कैपेबिलिटी लेके चलाता है कि वो लाइफ में आगे जाके वैसे ही सक्सेसफुल होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी हाईली डिसिप्लिन, और हमें चीज़ों का एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि केवल ये जेईई के लिए एक हर्डल क्रॉस करना है, ये प्रिपरेशन आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, अमेजिंग ट्रेनिंग है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं कि अगर मेरा दिन है तो उसमें मैं अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखूं। तो देखो, कोई हमें बहुत बड़े सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं हो, कि ऐसे नहीं होता कि नासा से किसी साइंटिस्ट के लिए साइंटिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है जो हमें कोई ऐसा डिवाइस बना के दे कि मैं पूरे दिन को अपना डिसिप्लिन वे में रखना चाहूँ। अगर हम थोड़ी सी ट्वीकिंग कर लें अपने इसमें, या फिर मैं कुछ ऐसे फोकल पॉइंट बना लूँ, ये ठीक है, रिचुअल्स के थ्रू भी हो सकता है। ये ठीक है, मीन्स ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए अगर मैं स्लॉटिंग कर लूँ अपने दिन की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिचुअल्स हो गया, ये आपको माइंड को, रिचुअल्स का मतलब केवल ऐसे नहीं कि कोई रिलीजियस रिचुअल ही हो गया, किसी भी तरह की रिचुअल हो सकता है। मतलब इट कुड बी के हम वॉक करने जा रहे हैं, अगर इस तरह की रिचुअल्स हमारे पूरे दिन की फिक्स्ड हैं तो दे विल एक्ट एज ए फोकल पॉइंट, जिसके बीच में हम अपने पढ़ाई के स्लॉट्स रख सकते हैं। और उससे क्या होगा कि मेरे दिमाग में लगा के मेरे को सोचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि आज मैं पढ़ना कब से चालू करूँ, तो लगता है 3 बजे से, नहीं आज 3:30 से चालू करता हूँ। अगर तुमने ऐसा सोचना चालू किया तो एवरी डे यू विल स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम, और वो कंपाउंड होते होते लास्ट तक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम हो जाएगा। तो रिचुअल्स का मतलब ये है कि एक तो हमारा फिक्स्ड टाइम टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम उठे, नहाना जरूर चाहिए, उस पर भी अभी मैं आगे आऊँगा। नहाने से क्या होता है, एकदम बॉडी फ्रेश हो जाती है और आपका ब्रेन अच्छी तरह काम करने लगता है। मॉर्निंग उठे तो एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। वो ये वाली चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर मैं मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में उठने के बाद एक 3 घंटे का स्लॉट लगाया पढ़ाई का, उसके बाद उन्होंने नहाया, मतलब नहाना धोना किया, और उसके बाद वो एक मॉर्निंग वॉक पे गए 1 घंटे के लिए। ऐसे भी हो सकता है आधे घंटे के लिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इट कुड बी एज स्मॉल थिंग एज के हम नहाने के बाद सूरज को जल दें। ये ठीक है, अब तुम्हें सुनने में लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो देखो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। सूरज को जल दें, या फिर तुम और कोई भी जो भी तुम्हारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, इफ़ यू वांट टू डू, तो आई कैन टेल यू कि इससे कोई हार्म नहीं होगा, बट इट विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर डे। ये ठीक है, अगर तुम्हारा ये वाली एक्टिविटी एक दिन की फिक्स है, ये ठीक है, फिर शाम को जैसे डिनर किया, डिनर के बाद एक वॉक पे गए, ये ठीक है, अगर ये वाली चीज़ फिक्स है, लंच किया, लंच के बाद 15 मिनट की सिटिंग नैप लिया, मतलब लेट के नहीं, कुर्सी पे बैठ के सो, केवल 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, इवन 5 मिनट्स आर सफिशिएंट। वो जो पावर नैप है वो तुम्हें अगले 6 घंटे के लिए बहुत ज़बरदस्त रिचार्ज कर देगी।
ये वाली जो चीज़ें हैं अगर तुम ये अपने शेड्यूल में ऐड करोगे तो पहले 10 दिन तो हो सकता है तुम्हें एफर्ट लगाना पड़े, उसके बाद इट विल बिकम फ्लॉलेस। तुम्हारी बॉडी एकदम इतनी शानदार रिस्पॉन्ड करेगी इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब यू विल नॉट बिलीव। अगर तुम इस चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके आओगे तो अगर 12 बजे तुम मान लिया लंच करते हो और 15 मिनट तुम्हें खाना खाने में लगे, तो योर बॉडी विल बिकम इन सच ए ऑटो पायलट मोड कि 12:20 पे तुम्हें खुद ही नींद आएगी, बहुत ही तेज नींद आएगी, एंड यू विल स्लीप फॉर 5 मिनट्स एंड यू विल फील उसके बाद अमेजिंगली रिफ्रेश्ड। बॉडी इतनी ट्यून हो जाती है, अगर तुमने नहीं किया करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ करते हैं। तो आई विल ट्राई टू डिफाइन कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए। अगर तुम इन फोकल पॉइंट्स के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे 10 दिन के अंदर ही। और एक जैसा मैंने बोला कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ हाईली रिक्वायर्ड। कोई कुछ भी बोल ले या फिर हम ये बोले ना कि जब तक मेरे अपने अंदर से नहीं आएगा कि मेरे को सक्सेसफुल होना है, तब तक नोबडी कैन पुश यू। मतलब किसी को पुश करके जेई नहीं कराया जा सकता, अपने अंदर से आएगा तभी कराया जा सकता है। तो अब देखो टाइम टेबल पे बात आ जाती है। मैं पहले ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोलता हूँ जो ऑनलाइन में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा एक ऐसी इस तरह की दिक्कत होती है कि उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन में नहीं रह पाते ये, ठीक है, इससे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उसका सोल्यूशन आई विल ट्राई टू गिव। बहुत सोच समझ के मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके बनाई है। अगर कोई बच्चा इवन घर में अकेला बैठा हुआ है तो अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे पहले आइडियल चीज़ क्या है कि हमें 4 to 7 माने 4 बजे उठना चाहिए सुबह, है, ठीक है। फिर 4 से 7 का पहला हमने स्लॉट लगाया, ठीक है। ये पढ़ाई का स्लॉट है 3 आवर्स का। पेपर जो है वो 3 घंटे का है, तो अगर हम स्लॉटिंग 3 आवर्स की करेंगे तो हमारी बॉडी हाईली ट्यून हो जाएगी 3 आवर्स तक लगातार एफिशिएंटली पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इससे पुराने वाले पहले वाले दिन का अगर कुछ बच गया है वो फिलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बाकी सारा कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, और ये ऑफ कोर्स रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा फिलर की तरह यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले दिन का कुछ इनकम्प्लीट पोर्शन बच गया है तो इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम हमारा रिवीजन हो सकता है। पहला 3 घंटे का स्लॉट हमारा ये हो गया 4 to 7। अब ये जो 4 to 7 है, आई विल से दिस विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड समबडी एल्स। अगर तुम सुबह 4 बजे उठ रहे हो, क्योंकि देखो सुबह उठने से क्या होता है, एक तो तुम्हें लगेगा दिन बहुत लंबा है। जो बच्चे रात को लेट सोते हैं और सुबह मान लिया 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो बच्चा सुबह 4 बजे उठेगा, मतलब एक ही बच्चा अगर वही 4 बजे उठे 4-5 दिन, ये ठीक है, तो ही विल स्टार्ट फीलिंग यार मेरे को तो दिन में बहुत टाइम है। ये जो साइकोलॉजिकल किक है, ये अगर तुमने फील नहीं किया है तो कुछ दिन फॉलो करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना ह्यूज डिफरेंस लाता है ये पॉजिटिवली इन योर लाइफ। ये जो 3 घंटे का स्लॉट है, इट विल डिफरेंशिएट। ये जो 3 घंटे का एज है, ये तुम्हें मिलेगा सभी लोगों के ऊपर जो लेट उठ रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रेक हमने 7 से 8 ले लिया, जिसमें फ्रेशन अप कर लेके किया, ब्रेकफास्ट किया एंड बाथ लिया। देखो ये आई विल नॉट निगलेक्ट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। सुबह सुबह बाथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मैंने देखता है वो 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते हैं, ये ठीक है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इससे तुम्हारा ब्रेन कितना फ्रेश होता है, तुम्हें फील नहीं होगा। पहले दिन तो तुम्हें लगता है हो सकता है पेनफुल हो, बट 4 दिन फॉलो करो तुम्हारी बॉडी अपने आप ही लगने लगेगा यार नहाना चाहिए। पहले तो लोग सुबह 4 बजे जाके नदी में जाके नहा के आते थे, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी ही इस तरीके से बनाई गई है। ये जो बात है ये तुम्हें अगला 3 घंटे को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो 2 तरह की चीज़ें, हम जैसे क्लास जो यहाँ पे शेड्यूल करते हैं, हम एवरी डे का हम ऐसे करते हैं 8 to 9:30 फिजिक्स हो गया, फिर 10 मिनट का गैप या 15 मिनट का गैप, उसके बाद 1.5 घंटे की क्लास केमिस्ट्री की हो गई, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटे की क्लास मैथमेटिक्स की होगी। एक तो हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे मिला के लगभग टोटल 5 आवर्स के आसपास हो गया कि लगातार हम लेक्चर्स देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे इसी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि इतनी देर लगातार स्क्रीन देखने से मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो आई विल सजेस्ट ए ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो कि हम लेक्चर तो ऐसे ही डालते हैं, या फिर तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे भी लेक्चर मोस्ट वाली एक के बाद एक ही आता होगा, उसको तो तुम ऐसे ही रहने दो। बट तुम अपनी स्लॉटिंग ऐसे करो कि 8 से 3 घंटे लगा के
8 से 11 तक हम केवल जो भी पहला सब्जेक्ट है, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यूजुअली होता है, तो फिजिक्स हम पढ़ें। इस 3 घंटे में हम पहले 1.5 घंटे तो लेक्चर देखें। अब जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो ऑफलाइन की तरह देखें, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे वो लेक्चर के बीच के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अरे भाई तुम्हें प्रैक्टिस के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल दे रखा है, उससे प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ प्रॉपरली करो, जिसका जो जिस चीज़ के लिए बनाए गए उसको वैसे ही रहने दो। तुम बहुत सारे बच्चे लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। मतलब क्यों करें? हम ऑफलाइन क्लास में जाके हम बैठते हैं, वहाँ पे जो यूजली टीचर क्वेश्चन एज ए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कराते हैं वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को लगाना समझाया जा रहा है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की अलग बात है, बट जो कॉन्सेप्ट को लगाना समझाया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, वो तो हो सकता है तुम पहली बार देख रहे हो तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें? प्रैक्टिस करने के लिए तो इन्फाइनाइट क्वेश्चन है, तुम कर ही नहीं पाओगे जितना मटेरियल हम देते हैं उसका। मतलब 50% भी कोई कर लिया तो उसके 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, क्योंकि मटेरियल ग्रेडेड है और खूब एग्जॉस्टिव है। तो लेक्चर को मेरे हिसाब से एक साथ देखना चाहिए और नोट्स साथ में बना लेनी चाहिए। तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है, नोट्स बनाते हुए 2 घंटे लग गए, तो भी मेरे पास 1 घंटा और बचेगा। उस 1 घंटे में हमें वो होमवर्क करना चाहिए जो उस लेक्चर के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे फिजिक्स का एक स्लॉट खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म उस दिन का, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेक ब्रेक 11 से 12 PM, यू कैन हैव लंच। और अगर तुम इतना जल्दी उठ रहे हो 4 बजे से, तो यहाँ तक वैसे भी 7 आवर्स हो गए, तो 7 आवर्स के बाद एक प्रॉपर लंच लेना बनता है। और उसके बाद 15 मिनट का यू कैन टेक नैप, ताकि जो आगे के पढ़ने वाले तुम्हारे आवर्स हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो पाए। कि केवल ये 5 मिनट, मतलब 15 मिनट तो मैंने लिख दिया है, 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी बॉडी ट्यून्ड है तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, उसी में यू विल फील हाईली रिचार्ज। ये ठीक है, जो आंखें थक जाती हैं या फिर पढ़ते पढ़ते ना एक अजीब सा लेथार्जी सी आ जाती है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी केवल इस स्नैप में। अगर तुमने थोड़ा सा भी इसको रेगुलराइज कर लिया तो अपने आप आ जाएगी। और लंच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक ऐसा सुना भी होगा, अगर तुमने नेट पे देखा होगा, कि पेपर देने के बाद लोगों को बहुत बहुत भूख लगती है। उसका रीज़न ये है कि जो मेंटल हम वर्क करते हैं दैट इज़ मोर एग्जॉस्टिंग दैन फिजिकल वर्क। अगर कोई बच्चा रियली में फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी खर्च होती है, जबकि लोग ये समझते हैं कि जब तक हम फावड़े नहीं चला रहे हों, ये ठीक है, फिजिकल काम नहीं कर रहे तब तक एनर्जी नहीं खर्च होती। मेंटल वर्क करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ कि कितनी एनर्जी तुम्हारी लगती है। तो इसलिए प्रॉपरली जब तक तुम फूड नहीं लोगे तब तक तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। मतलब उसमें क्या हो गया कि हो सकता है कि तुम फिर भी पढ़ रहे हो बट वो दिमाग थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कि चीज़ें कम समझ में आएंगी, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस लंच लेना जरूरी है। उसके बाद 12 से 3 बजे तक हम सेम साइकिल केमिस्ट्री की लगा सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर देखा और उसके बाद आगे उसका होमवर्क कर लिया। देन 3 to 4 PM आई विल से कि यू कैन अगेन टेक अ ब्रेक, जिसमें यू कैन हैव फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली जो प्रिपरेशन करें बच्चे स्नैक। और अगर कुछ बच्चे चाय वाय पीते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, तो यू कैन हैव चाय या कॉफ़ी जो भी है। उसके बाद स्लॉट 4 हो गया 4 to 7। मैथमेटिक्स के लिए हमने सेम चीज़ किया कि लेक्चर देखा और उसके बाद ये लगा दिया, होमवर्क कर लिया। अच्छा, इसके बाद 7 से बाद देखो 7 के बाद कितना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, 7 से लेके 9 बजे तक। ये ठीक है, अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना कि मेरे को तो 7 घंटे सोना ज़रूरी है, तो 9 से 12 और 4 7 आवर्स उसको मिल जाएंगे सोने के लिए। अगर यूजली हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 घंटे होती है, तो 6 घंटे से कम भी नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, ब्रेन स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो 9 या 10 बजे तक हम ये काम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या करें। अब 7 से 9 या 10 बजे तक हम क्या करना है, एक तो हमें डिनर करना चाहिए, ठीक है। और डिनर करके ज़रूर एक हेल्दी हैबिट है कि हम एक वॉक करके आएँ, ठीक है, 10 मिनट की ज़रूर वॉक करके आएँ, क्योंकि तभी नींद अच्छी आएगी। और मतलब ये फिर हमारी बॉडी से हम वही काम करा रहे हैं जिसके लिए वो हज़ारों सालों से ट्यून है, ये ठीक है, इसी चीज़ के लिए बॉडी बनी है, यही टाइम स्लॉट्स हैं। और उसके बाद तुम कोई हॉबी परस्यू भी कर सकते हो। जैसे कोई बंदा बोलता है कि मैं गाने सुनना मेरे को पसंद है, कुछ लोग हो सकते हैं कि मेडिटेशन करें, मेडिटेशन और ये सब वही रिचुअल वाली चीज़ें हैं, ये ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा ये हो सकता है 4 से 7 उठ रहा है, तो 4 से चलो 6:30 कर लो, आधे घंटे हो सकता है कि वो वॉक कर ले, मॉर्निंग वॉक कर ले। इट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग, ये आपका डे का टोन सेट कर देगा। एक बार पढ़ाई का एक शिफ्ट लगाया, उसके बाद घूम के आके
टोन सेट कर देगा, दिस विल बी वन रिचुअल, ये ठीक है। दूसरा जैसे हमने बोला कि यहाँ पे नहाने के बाद एक हैबिट डाल सकते हो कि जल देना, ये ठीक है, दैट विल ब्रिंग अमेजिंग जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड परफॉर्मेंस। कोई भी दूसरी रिलीजियस एक्टिविटी, मैं रिलीजियस एक्टिविटी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम बोलो कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि भगवान तुम्हें कोई फ़ायदा देगा। दिस विल बी समथिंग विच विल काम योर माइंड ऑफ कोर्स, एंड इट विल ब्रिंग अ रेगुलरिटी इन योर डे टू डे शेड्यूल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ठीक है। मैं तुम्हें सर्टेनली ये बता सकता हूँ कि जंक फूड खाना, ये ठीक है, या फिर बॉलीवुड के चीप सॉन्ग देखना, ये डेफिनेटली नेगेटिव है, ये ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। अब जल देना चीज़ हो गया, या फिर भक्ति गीत सुनना, इससे फ़ायदा भले ही ना हो, नुकसान नहीं होगा, ये श्योर बात है। बट दीज विल एक्ट एज ए फोकल पॉइंट इन थ्रू आउट द डे, कि जिसमें विच विल हेल्प यू इन कीपिंग योर सेल्फ हाईली डिसिप्लिन, ये ठीक है। उसके बाद यू कैन गो फॉर द स्लीप। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मान लिया ये 4 to 7 में अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो उठ नहीं सकता, अगर उसके पास कोई भी जेन्युइन रीज़न है, रीज़न कुछ भी कि वो बोलता है कि 7 बजे से पहले हमारे यहाँ तो बाहर भूत घूमते हैं तो मैं तो नहीं उठ सकता, चलो मान लिया बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। या फिर कोई बंदा ये बोले कि मेरे को तो डॉक्टर ने मना किया है कि 7 बजे से पहले मत उठना, चलो ठीक है। या कोई तीसरा बंदा बोले कि तो मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 7 बजे से पहले उठेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का कोई जेन्युइन रीज़न है तो आई कैन अंडरस्टैंड। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो 4 से 7 वाला स्लॉट है, अगर आप 7 बजे उठने की आदत है, 7 बजे तो उठ ही जाना चाहिए कम से कम, तो इसको हम बिल्कुल नीचे ले आ सकते हैं, ये ठीक है। 4 से 7 को फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 7 से 9 मतलब अपना डिनर विनर और ये सब लिया, और 9 से 12 का स्लॉट लगा सकते हैं, ये ठीक है। 9 से 12 का स्लॉट लगा सकते हैं, 12 बजे सोएंगे तो भी 7 आवर्स हमारा ये है। तो इसको हम 4 to 7 की बजाय 9 PM to 12 PM कर सकते हैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड। आई विल से कि अगर हम अपने कैरियर में टोटली फोकस्ड हैं तो 1 साल के लिए तो ये कर ही सकते हैं, ये तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को तो लेक्चर एक साथ ही देखने हैं, ये ठीक है, मेरे को ऐसे PCM में अलग अलग स्लॉटिंग नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक साथ 4-5 घंटे स्क्रीन के ऊपर देखना इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर साइंस में 12-14 घंटे लगातार कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। बट फिर भी अगर कोई मान लिया एक साथ लेक्चर देखना चाहे तो आई विल से कि 4 to 7 वही अपना रिवीजन वाला स्लॉट हो गया, 7 से 8 ब्रेकफास्ट वाला स्लॉट हो गया, 8 to 1:30। वैसे तो डेढ़ घंटा अगर हम लगाएंगे लेक्चर देखने की तो 4.5 घंटे चाहिए, बट अगर हम बोलेंगे चलो नोट्स भी बनाना है और ये भी करना है तो हम उसको 5.5 घंटे दे देते हैं। 8 से लेके 1:30 बजे तक क्लासेस PCM की तीनों ले लिया, फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक यू कैन गो फॉर लंच या फिर पावर नैप, या फिर नहीं लंच प्लस पावर नैप, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का स्लॉट फिजिक्स का होमवर्क करने के लिए, उस दिन का होमवर्क उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लिया 8 to 11 में किसी भी रीज़न से अगर मान लिया मेरा ये फिजिक्स का चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेक श्योर कि ये इसका स्पिल ओवर इस पे ना आए। ये इंडिपेंडेंटली हमेशा केमिस्ट्री के लिए ही चालू करो। अगर ये बच गया तो ये अगले दिन इस स्लॉट में ख़त्म करने की कोशिश करो, या फिर यहाँ पे बहुत अवेलेबल टाइम है उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके, एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी नहीं, यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे हैं, 2-3 घंटे पूरे अवेलेबल हैं, यहाँ पे ये काम फिनिश कर सकते हो। अगर कोई भी स्लॉट का अनफिनिश्ड काम है तो उसका स्पिल ओवर दूसरे स्लॉट पे नहीं जाने दिया, उसको वहीं फिनिश कर लिया, मतलब दूसरे या तो इस पहले स्लॉट में फिनिश कर लिया या फिर रात को एक्स्ट्रा टाइम लगा के कर लिया। फिर यहाँ पे 1-1 घंटे का होमवर्क कर लिया, उसके बाद वही अपना यूजुअल लंच ब्रेक या टी ब्रेक। 5:30 to 7 मैथ्स का होमवर्क कर लिया। मैथ्स को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो डेली होमवर्क के हिसाब से 1.5 घंटे हमने इसको देख लिया। बाकी जो इवनिंग वाली चीज़ है वो सब कुछ सेम ही है। तो ये उन बच्चों के लिए होगा जो लेक्चर एक साथ देखना चाहते हैं, तो दिस कैन बी डन। हाँ, अच्छा, वेकिंग अप अर्ली। अब कोई बोले कि मेरी सुबह में नींद नहीं खुल पाती, तो देखो उसके लिए मैं एक चीज़ तो ये बोलूँगा कि एक जो इफ़ेक्टिव काम है वो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने जिसे बोलते हैं ना कि मोबाइल है, मोबाइल में कोई भी आरती, हनुमान चालीसा हो सकती है, या फिर कोई भी जो आपका रिलीजियस जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसका अगर कुछ भी चीज़ है वो आप अपने इसकी टोन में लगाओ, अलार्म की टोन में लगाओ।
अलार्म के रिंग में लगाओ जो भी है, और अपने फ़ोन को दूर रखो। तो उससे क्या होगा कि जो इस तरह के सॉन्ग्स हैं वो बेसिकली सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं। तो जब तुम मॉर्निंग में उठोगे, ये ठीक है, तो फिर अगर वो जैसे जो रिंग है वो हम 1 आध मिनट की भी सेट कर सकते हैं आराम से, मतलब वो लगातार बजते ही रहे रिपीटेडली। तो फिर क्या होगा कि वो आपको पूरा जगा देगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम नींद में उठ रहे हैं। अगर वो 1 मिनट की रिंग चल गई तो शायद यू विल फील फ्रेश, और वो सूदिंग है, प्लस इट विल हैव डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट, जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो शायद आपको सोने की जरूरत ना पड़े उसकी, मतलब सोने का आपको फील ही नहीं आएगी उसकी। पहली चीज़ तो ये होगी, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव थिंग आई हैव सीन। क्योंकि पहले मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि दूर मंदिर में एक गाना चलता था, जैसे हनुमान चालीसा चलती थी, उससे नींद उठ जाती थी। तो अब उसमें तो हम जाके तो बंद भी नहीं कर सकते अगर चाहें भी तो, बट अगर वो 1-2 मिनट सुन लिया देन यू वोंट फील लाइक स्लीपिंग, ये ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी भर जाएगा, तो मैं लगेगा यार चलो कुछ काम करते हैं। और पहला चीज़ ये होगा। दूसरा चीज़ आई विल से कि उठने के तुरंत बाद हमें पानी जरूर पीना चाहिए 1 गिलास। वो तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देगा, पूरा दिन का जिसे बोलते हैं ना, पूरी नींद उड़ा देगा उस टाइम के लिए ना, और पूरे दिन का टोन सेट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पहले 2-3 घंटे प्रोडक्टिव गए तो रेस्ट ऑफ द डे विल ऑल्सो बी प्रोडक्टिव, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि अगर जो बच्चा जल्दी उठता है उसको लगता है कि दिन बहुत लंबा है, मेरे पास बहुत टाइम अवेलेबल है, ऐसी फीलिंग आती है। और जो अपना ब्रेन है वो मैक्सिमम रिसेप्टिविटी पे काम कर रहा होता है मॉर्निंग में। एवरीबडी नोज इट कि हमारी एफिशिएंसी ब्रेन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए किसी को रात में सोने की आदत है, वो 10-15 दिन में ही चेंज हो सकती है, ठीक है। उस टाइम पे लीस्ट डिस्टर्बेंस होता है ये, ठीक है। रात में तो हो सकता है कि कोई मम्मी आके बोले सो जा, क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या दिन में कोई मम्मी बोले कि ये ले आ वो ले आ। उस टाइम पे मॉर्निंग पे यूजली जो 4 to 7 का चीज़ है, दिस विल बी अनइंटरप्टेड प्योर पढ़ाई जिसे बोलते हैं ना। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रिपरेशन है पूरा इकोसिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो तो इसका आपके ब्रेन पे इफेक्ट एक नेगेटिव ही आएगा, ये ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। तो नहाना डेली बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट विल कीप यू क्लीन। मतलब हाइजीन तो एक अलग चीज़ है, बट ये आपके ब्रेन को बहुत शार्प रखेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे ना डल से घूमते रहते हैं, प्रिपरेशन के बोझ से दबे हुए बेचारे जैसे लगते हैं। वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, यू विल बी फिल्ड विद पॉजिटिविटी, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी। और घी और मिल्क प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि ब्रेन से काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है, ये ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि एक स्लॉट का जो पेंडिंग वर्क है वो दूसरे स्लॉट पे स्पिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन देखते समय एक ये और हैबिट बना लो कि हर 15 मिनट पे 2 मिनट 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज कर लिया, तो दैट विल ऑल्सो काम योर ब्रेन, ये ठीक है। आइज़ को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ब्रेन को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ठीक है। इफ़ अगर आपका पूरा दिन डिसिप्लिन है जैसा मैंने बोला, तो ये मैंने सारे पॉइंट पहले बोल दिया था, यू विल बी मोर एफिशिएंट, ये ठीक है। अगर इरेटिक बिहेवियर में कोई 12 घंटे पढ़े और कोई फिक्स्ड बिहेवियर में 12 घंटे पढ़े, तो जो फिक्स्ड में पढ़ेगा उसको कम से कम 20-30% एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ब्रेन अपना पीक यूज़ कर पाता है, क्योंकि अगर हम रोबोटिक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में, अगर रोबोटिक लाइफ फॉलो कर रहे हैं तो 3 बजे ब्रेन को पता है कि अब काम करना चालू करना है। अगर इरेटिक है तो ब्रेन ही कंफ्यूज हो गया, यार अभी तो मेरा सोने का टाइम था, ये अब मेरे से काम करवा रहा है। तो जो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब अपनी पीक एफिशिएंसी पे काम करेंगे इफ़ एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, ये ठीक है। एंड दिस यू विल नॉट बिलीव, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में काम करते हो तो देयर इज़ ए वेरी लेस, यू आर लेस लाइकली टू फॉल सिक। मतलब जो बंदा 4 बजे उठता है ना और ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो जो हमें चीज़ें बीमार करती हैं ना, जो सडनली कुछ खा लिया बाहर जाके इस तरह की, वो चीज़ें वैसे ही कम हो जाएंगी। तो जो पूरा साल है वो तो हमारा हेल्दी गुजरेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इलनेस की वजह से हमारा 1 वीक वेस्ट हो गया और ये सब हो गया। चलिए अब आ गए हैं डू नॉट लुक फॉर सीक्रेट सॉस। हाँ, जैसा मैंने बोला कि कोई बहुत हमें नासा के साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है एफिशिएंसी हाई करने की। छोटे छोटे से पॉइंट पर अगर वर्क करोगे योर एफिशिएंसी विल बी अमेजिंग, ठीक है। एंड यू शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड ऑल्सो। मतलब अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो ये 1% वाले जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें मतलब 99% जो जनता है वो जंकी है, या 90% जनता जंकी है, तो यू शुड नॉट डू
समथिंग विच ऑल अदर पीपल आर डूइंग। मतलब बहुत सारे लोग ना नेट पे बैठ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि इस टीचर ने उस टीचर को ये बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे आंसर दिया। इस तरह की चीपनेस से तुम्हें बाहर आना चाहिए। यू शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड एंड स्ट्रांग कि हम जो मतलब एक तो फूड हम अपनी बॉडी के लिए खा रहे हैं, एक जो हम पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, दैट इज़ फूड फॉर आवर ब्रेन। तो वो भी एक हेल्दी चीज़ होनी चाहिए, चीपनेस नहीं आनी चाहिए उसमें। और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, वो भले ही फ्रेंड्स हो गए, किसी भी तरह की फ्रेंडशिप हो गया, कोई अपना जिसे बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को परस्यू करना होता है, हो गया, एवरीथिंग कैन वेट फॉर 1 ईयर। अगर किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1 साल तो वो वेट कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 1 साल स्लॉग मारें, मेहनत करें, तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे चलेंगे। ये ठीक है, हो सकता है कि हमारा ब्रांच अच्छा मिले, IIT अच्छा मिले, वो टैग लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर चलेगा हमारे साथ। या फिर 1 साल मस्ती मारें तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग हमें पेन झेलना पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े, और फिर भी वो वाला मुकाम तक हम कभी ना पहुंच सके, ऐसा हो सकता है। तो दिस यू शुड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आगे कि जो हमारा प्रवीण का बैच है उसके कुछ फीचर मैं जल्दी बता देता हूँ। दिस इज़ ए ऑनलाइन बैच, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से। इसमें वी विल हैव रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार प्रिपरेशन करें। दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन फॉलोइंग द लेक्चर्स। ठीक है, देन वी हैव मेड द ग्रेडेड एग्जॉस्टिव मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, मतलब प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन बनाया गया है ताकि बच्चे से अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो जाए तो सारी चीज़ें उसे समझ में आ जाए। मटेरियल ग्रेडेड है। ग्रेडेड का मतलब ये कि अगर हम कोई बुक लाते हैं तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन कौन से करूँ, कौन से छोड़ूँ। यहाँ पे आपको पता है कि स्टेप 1 क्या है, एक्सरसाइज 1 वो आपका मेन से इंश्योर करेगा, फिर एक्सरसाइज 2 वो आपका एडवांस इंश्योर करेगा, फिर एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर एक्स्ट्रा एज वो इंश्योर करेगा कि आपकी रैंक 500 के अंदर आए। तो इस तरह का ग्रेडेड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक जगह डंप कर दिए। तो बुक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कौन से क्वेश्चन करूँ, कौन से छोड़ूँ। कभी टफ आ गया, कभी ईजी आ गया, कभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आ गया जिसमें वो क्वेश्चन आ गया जिसमें वो चैप्टर भी लग रहे हैं जो अभी तक पढ़ाए नहीं है। तो इसीलिए मटेरियल बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं और इधर उधर टेलीग्राम से मटेरियल ढूंढते रहते हैं। डंप मटेरियल करने का मतलब क्या है कि हम सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेली मतलब अगर मटेरियल से मान लें कुछ समझ में नहीं आया या फिर लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया तो डेली लाइव डाउट काउंटर लगता है हमारा, जिसमें जाके सर्टेन टाइम पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के डाउट पूछ सकते हो जूम क्लासेस के ऊपर डेली। ये ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो बोले कि मैं तो ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन ऐप भी हमारी डाउट फैसिलिटी है जिसमें आप टेलीग्राम की तरह टाइप करके या पिक्चर खींच के क्वेश्चन का या फिर ऑडियो के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है ना। तो उसका भी रेजोल्यूशन जैसे ही टीचर फ्री होंगे आपको मिल जाएगा। ये ठीक है, विद इन 2-3 आवर्स मिल जाएगा। जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करने के लिए ये जो फीस है इसी के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल विल बी सेंड टू यू ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए फिजिकल कॉपी मिल जाए। ठीक है, एक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट बनाए जाते हैं और उस टेस्ट का भी प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है कि कितने आपने किए, कितने गलत हुए, और उसका पूरा वीडियो डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर एक बार अगर आपने कॉम्पिटिशन में एडमिशन ले लिया तो आपका काम केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपने 100% इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिया, 80% फॉलो कर लिया तो आराम से 200-300 के अंदर रैंक आ जाएगा। ये ठीक है, इसमें भी डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग कितना तेज चलता है। 50% कर लिया तो 1-2 हज़ार के अंदर रैंक आ जाएगा। जो भी दिया जा रहा है ना, आपको अपना कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रिपरेशन अब इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो गई कि बच्चा खुद अगर एक्सप्लोर करने जाए कि मैं ये करूँ उसका मेन टाइम ही निकल जाएगा। तो किसी भी तरह की जो हेल्प होगी, जैसे बिट सेट के एग्जामिनेशन में हो गया या WBJE हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम के भी, या UGEE हो गया, उसके भी हम टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों को ना, उसको हेल्प करने के लिए। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो इंप्रूवमेंट दे रहे हों, उनके बोर्ड के भी हम लेक्चर देते हैं। वैसे तो PCM पूरा कवर हो गया, जिसने JEE के हिसाब से किया उसको बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, बट बोर्ड में जो प्रेजेंटेशन स्किल होती है अलग अलग, उसके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को ताकि उसके दिमाग में कोई जोड़ ना है, उसका टाइम वेस्ट ना हो। उसका टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। हमें भले ही 100 घंटे लगा के एक चीज़ निकालनी पड़े, बट बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि उसको बिल्कुल जूस मिले, जो रियल कंटेंट है वो मिले, उसका टाइम वेस्ट ना हो। एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हमारे आइकॉनिक रिवीजन कोर्सेज हैं। चैम्प हमारा मेंस के लिए रिवीजन कोर्स है, कैट्स
जब जी एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये दोनों आपको डीपीपी के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा, ताकि एक बार सॉलिड पंच हम दे सके अपनी प्रिपरेशन को। फिर कस्टमाइजेबल स्टडी विद डिफरेंट कोर्सेज लाइक, अब देखो इन सब की वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं, ये जो हमने लास्ट में बोला है, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको फोबिया हो जाता है, वो बोलते हैं यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरे को समझ में आया ही नहीं, मैं तो उसको छोड़ देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो देखो ऐसे बच्चों के लिए हमने कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बना रखे हैं कि भाई बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि मेंस में अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया तो बाकी सब कर जाएंगे, तुम रह जाओगे पीछे, और हो सकता है कि तुमने कहीं एक बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो वो नलीफाई हो जाएगा। इसलिए हर चैप्टर को एक मिनिमम लेवल तक तो करके ही जाए। तो अगर ऐसे किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, तो उसके लिए हमने सी क्यूब कोर्स बना रखा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने एक चैप्टर किया था और उस टाइम पूरा समझ में आ गया था, बट अब मेरे को दोबारा करना है, अब दोबारा करना है तो मैं इतने 10 घंटे तो नहीं लगा सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक फास्ट लाइन भी दे रखा है। ये ठीक है, इन सब की वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं, अपनी नॉर्मल अगर फॉलो करोगे तो बेस्ट तैयारी होगी। ये तो उस केस में है कि इतना सब बताने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है बच्चों को, नहीं कि ये चैप्टर तो मेरे को समझ में आ ही नहीं सकता, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी है। हम तो पहले अपनी तरफ से पूरा ही बताया कि बेस्ट तरीका क्या है। उसके अगर कोई बच्चा बोला कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो फिर भी हमने उसको हेल्प करने के लिए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, हर तरह का सपोर्ट, फॉर्म कब फिल होगा, कौन कौन से फॉर्म आएंगे, किसी भी तरह की प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप आपके पास हमेशा अवेलेबल है, यू कैन आस्क योर टीचर्स। क्योंकि टीचर्स को 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हज़ारों बच्चों को देखा है सेलेक्ट होते हुए और नहीं सेलेक्ट होते हुए, तो उनसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता है। किसी भी जगह पे हम फंस जाएं तो हम टीचरों को जरूर पूछना चाहिए कि सर इसके आगे मैं क्या करूं। अपने आप ही नहीं लगना चाहिए, हो सकता है कि अपने आप लग के हम 1-2 महीना वेस्ट करें, तब मेरे को समझ में आया दिस इज नॉट वर्किंग, फिर हम सर से पूछें, बोल या ये तो तू गलत कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन ही अवेलेबल ना हो, टोटल गाइडेंस, हर तरह का गाइडेंस, मतलब दिस इज इंटायर इकोसिस्टम फॉर द प्रिपरेशन। तो ये जो बैच है, जैसे यू विल फाइंड मार्केट में बहुत सारे लोग आजकल आते हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग के बल पे, जिन्होंने कुछ बच्चों को फंसा लिया या लुभा लिया। एंड यू विल से कि पिछले 2-3 साल में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोर्स भी कंप्लीट नहीं कराया, ये ठीक है, या फिर जिनकी फैकल्टी टीम ने बीच में छोड़ दिया, फिर वो नहीं लेके आए, फिर अगले साल लेके आएंगे, फिर अगले साल के इस बार ये नया रिवोल्यूशन आ गया, इस बार ये हो गया, क्योंकि बच्चा का तो जिसका फ्यूचर वेस्ट हो गया वो तो चला गया, अब वो नए बच्चों को फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट के बल पे वो फिर फंसा रहे नए लोगों को। ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कंपटीशन का एक बहुत सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले 3 साल से हम ऑनलाइन चला रहे हैं, जैसे कोविड है, 3 साल ही हमने स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, और उस रिजल्ट को हमने अपने चैनल पे खूब गाया है। गाने का मतलब है कि एक एक बच्चे का हमने फोटो दिखाया है। ऐसा नहीं कि हम कोई फिगर बोली और भाग गए, चुपचाप बोल के भाग गए, अब ढूंढते रहो कि कहाँ है, कहाँ से उसका प्रूफ है। ईच एंड एवरीथिंग का प्रूफ हमने डाला है। हम ही ने सबसे पहले रिजल्ट, मतलब अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स उसका डेटा तो मेरे पास है ही, तो अगर मेरे पास है तो आई शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट द मोमेंट रिजल्ट इज डिक्लेयर। तो यू विल फाइंड कि वी आर द वन जो ऑनलाइन के स्पेस में सबसे पहले रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट मतलब डिक्लेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं। बाकी लोग जब तक रिजल्ट का जुगाड़ करते हैं तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। तो एक हमें ये वाली चीज़ भी समझ में आना चाहिए कि जो कंपटीशन है दैट इज़ नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक एंड डेडिकेटेड सर्विसेज। मतलब हमने तो पूरा IIT JEE का सिलेबस ही फ्री में डाल रखा है। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है और वो नहीं पढ़ सकता तो आप हमारे YouTube चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके भी हज़ारों कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे कि मेरी 500 के अंदर रैंक आई, मेरी 100 के अंदर रैंक आई। एक बच्चा एक नामी कोचिंग के सबसे सेंट्रल कैंपस में पढ़ने वाला बच्चा भी हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहा है जिसके 50 के अंदर रैंक है। यानी अब यू कैन अंडरस्टैंड कि टीम कितनी डेडिकेटेड है, सोशल वर्क हमने कितना कर रखा है कि अगर कोई बच्चे के अंदर लगन है तो बस वो कहीं से कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल ले आए प्रैक्टिस के लिए, सारा कंटेंट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक। 100 के अंदर भी बच्चे रैंक लाए हुए हैं केवल उससे पढ़ के। हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी है। चलिए अब एक बार फाइनली उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं जो फैटल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जिससे उनकी प्रिपरेशन पूरी खराब हो जाती है। तो पहला चीज़ हो गया बैकलॉग। हमें कसम खानी चाहिए कि वीकली बेसिस पे हम अप टू डेट रहेंगे, बैकलॉग कभी नहीं होने देंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बार गए, कुछ टीचर से पढ़ना चालू किया, फिर उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने चेंज कर लिया या इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया, या फिर उन्हें पता लगे कि यार ये सब तो हवाबाजी थी, रियल कंटेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। कुछ बच्चों को शुरू में बड़ा मजा आ रहा होता है, बाद में उन्हें समझ में आता है कि यार
ये सब जो चुटकुले क्रैक किए जा रहे थे, इससे तो मेरा प्रिपरेशन कभी जेई के मेंस के लेवल तक में ही नहीं पहुंचेगा कभी भी। फिर जब तक वो जगते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए अपना पूरा रिसर्च लगा के अच्छी तरह ये देखोगे कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सूट करता है, फिर उसी को फॉलो करो, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जिन्होंने आपको मान लिया आपसे फीस लिया और फिर आपको एक खुले प्लेटफॉर्म पे फ्री में छोड़ दिया कि जाओ पढ़ लो जिससे पढ़ना है। वहाँ पे मान लिया 50 टीचर्स के आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आई विल से कि देखो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि आप बच्चे को ऐसे खाली छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो सुसाइड है। पिछले 1-2 साल में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है बर्बाद होते हुए, क्योंकि वो एक टीचर से पढ़ना चालू करते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया या मज़ा नहीं आया, फिर उन्हें छोड़ के दूसरा टीचर। मतलब बच्चे को थोड़ा पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। तो वो तो ऐसे उसने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, बस उसकी प्रिपरेशन ख़त्म हो गई। प्रिपरेशन ख़त्म मतलब कैरियर उसका चौपट हो गया। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रॉपरली रिसर्च करके एडमिशन लें, कहीं पे भी एडमिशन लें। एंड रनिंग आफ्टर टू मेनी बुक्स, या फिर बहुत सारे लोग बुक्स के लिए, तो मैं समझ में आना चाहिए कि जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा बुक्स तुम थोड़ा ना खोज लोगे। ये ठीक है, मेरे को केवल मैथ्स ही पढ़ाना है, 20 साल से मैथ्स ही पढ़ाना है। तो जो भी काम के क्वेश्चन होंगे, अगर तुम्हें पता है तो मेरे को भी पता होंगे। जो तुम्हें क्वेश्चन पता है मैंने शीट में नहीं डाला तो वो काम का नहीं होगा। इसका मतलब ये ठीक है। देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अगर आपने किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया है तो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर तुम अपना खुद दिमाग लगाओगे, इधर उधर से मटेरियल करोगे, दिस इज द रेसिपी और डिजास्टर, ठीक है। स्पेशली टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि जहर मेरे को फ्री में मिले तो मैं खा लूँ कि चलो फ्री में तो मिल रहा है, ये ठीक है, वो हार्म करेगा तुम्हें। ये हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर टेस्ट नहीं देते या फिर रिवाइज नहीं करते। लास्ट में आके उन्हें लगता है यार ये क्या हो गया, उन्हें टेस्ट देने की तो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं, हाथ ही नहीं चलते, उनके क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। तो रेगुलर टेस्ट जरूर दें और रिवाइज टाइम टू टाइम जरूर करें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नॉन सीरियस फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, ये ठीक है। अब तुम भले ही कितने भी मोटिवेटेड हो, ये ठीक है, अगर घोड़ा गधे के साथ रहेगा तो गधा जो है वो घोड़ा नहीं बनेगा, घोड़ा जो है वो गधा बन जाएगा, ये पक्की बात है। उसका मतलब क्या है कि इफ़ यू आर हाईली मोटिवेटेड, यू आर स्टडिंग, बट अगर तुम 4 ऐसे हा ही करने वाले बच्चों के साथ रहो जो सीरियसली पढ़ाई नहीं करें, तो देर सवेर वो तुम्हें नीचे खींच ही लेंगे, ये पक्की बात है। मतलब जो तुम्हारा पोटेंशियल है या तो उससे नीचे परफॉर्म करोगे या हो सकता है सिलेक्शन ही ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सचेत रहें कि हमारा पीयर ग्रुप जो है, ये ठीक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आइडियली तो आपसे अच्छे बच्चे होने चाहिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। बट अगर आपके जैसे बच्चे हैं दैट विल ऑल्सो वर्क। या फिर आजकल बहुत सारे बाबा बैठ गए हैं, बाबा टाइप लोग बैठ गए, तांत्रिक टाइप लोग बैठ गए हैं यूट्यूब पे, जो शॉर्टकट बताते रहते हैं, ऐसे करोगे तो 500 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो 400 मार्क्स आ जाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड जो IIT JEE का बच्चा है उसमें इतना IQ होना चाहिए कि ऐसा कोई शॉर्टकट होता तो सारी कोचिंग बंद हो गई होती। जो 2-2, 3-3, कुछ बच्चे तो 9 से प्रिपरेशन करते हैं, वो पागल हैं क्या? 9 से 12 तक 4 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई शॉर्टकट बता रहा है कि 1 महीने में कर लोगे। जो भी शॉर्टकट होगा दैट विल बी ए कॉम्प्रोमाइज़, ये ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। हाँ, फॉलोइंग अनक्वालिफाइड पीपल, डिफाइंग लॉजिक, फॉलोइंग समवन ड्यू टू इमोशन या फैन कल्चर। मतलब आजकल ये भी हो गया कि यूट्यूब पे ये भैया हो गए, उन भैया ने ऐसे बोला। अनक्वालिफाइड पीपल मतलब अगर कोई बंदा मान लिया सेलेक्ट हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो क्वालिफाइड हो गया एज ए टीचर। वो सेलेक्ट हुआ है तो उसको PCM की कुछ नॉलेज है, ये ठीक है, डेफिनेटली सेलेक्ट हुआ है तो उसको नॉलेज होगी। बट ऐसा नहीं कि वो जो कर रहा है वो सभी के लिए अच्छा हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी मीठी मीठी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बोलते रहेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं, फिर उनके कोर्स ले जब उनको पढ़ाने नहीं आता। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने पिछले 2-3 साल में, बहुत इंस्टीट्यूट्स ने और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि बच्चों को ले लिया, बीच में कोर्स नहीं कराया, कुछ ये नहीं कराया, एक दिन में डॉक्यूमेंट्स दे दिए सारे, मतलब डॉक्यूमेंटेड नोट्स दे दिए सारे के पढ़ लो। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं। तो यू शुड नॉट प्ले विद योर करियर, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अब मेरा एक काम था बोलना, वो मैंने बता दिया। बट जिसे बोलते हैं ना कि अगर पूर्व जन्म में किसी ने कुछ पाप किए होंगे तो उसका दिमाग ये सुनेगा नहीं जो मैं बात बोलूँ। मतलब भगवान तो उसको दंड दे के ही रहेगा। तो हो सकता है कि वो बच्चा इसमें कहीं फंस जाए, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, डूज डोंट्स एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर।
फर्स्ट टाइम ड्रॉपर कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। हाँ, मतलब जिस बच्चे ने 2 साल तैयारी की है वो हो सकता है 1 महीने बाद प्रिपरेशन चालू करे, या फिर वो अभी प्रिपरेशन चालू करे, बीच में डीरेल हो जाए, वापस पटरी पे ले आए, तो उसके लिए शायद चल जाए। बट जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, जो फर्स्ट टाइम इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मेहनत करेगा, उसके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है कि हम बोलें कि चलो ये करके देखते हैं, 2 महीने बाद नहीं जमा तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यू शुड रिसर्च प्रॉपरली, आराम से 1-2 हफ्ते लो, बट एक बार जहाँ लग गए उसके पीछे बस मेहनत करना चालू। जे इज नॉट ए सम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ये ठीक है। इट रिक्वायर इंटायर इकोसिस्टम इन सिंक। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का केवल समेशन नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे पीसीएम का पेपर एक साथ आता है, तो अब उसमें ऐसा भी होता है कि केमिस्ट्री में मैंने 10 मिनट बचाए, वो मैंने मैथमेटिक्स में लगाए। तो अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इट इज़ नॉट सिंपली कि फिजिक्स कहीं से और पढ़ लिया, केमिस्ट्री कहीं से और पढ़ लिया, मैथ कहीं से और पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज़ कहीं और की ले ली। ये सब नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। ये ठीक है, जो भी आप रियल डिज़र्व करते हो उसके नीचे आ जाएगी रैंक बहुत ज़्यादा। तो आई वुड प्रेफर कि एक सिस्टम में हम जाएं जहाँ पे हमें पीसीएम तीनों एक जैसे, एक ही फिलॉसफी पे काम करने वाली टीम हो, एक ही जैसा वो पेपर बनाए, होमोजीनियस पेपर बनाए, कभी डिफरेंट, कभी डिफ़िकल्ट दे रहे हैं, कभी इजी दे रहे हैं, कभी मॉडरेट दे रहे हैं, जैसा जेई में आता है उसी एक विज़ा विज़। तो फिर आपको ज़्यादा फायदा होगा, रादर देन कि मैं फिजिक्स यहाँ से पढ़ लूँ, केमिस्ट्री उस यूट्यूब चैनल से देख लूँ। दैट इज़ नॉट डन, ठीक है। और जेई 2024 जनवरी में होगा, ये श्योर है, जैसे इस साल हुआ है। तो टाइम जो है वो कम है, जैसा हमने बताया। इस बात को हम ज़रूर ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन भी ऐसा करने की कोशिश करें कि जनवरी से एग्ज़ाम से पहले पहले मेरे को 15-20 दिन या आइडियली 1 महीना मिल जाए जिसमें हम रिवाइज कर पाएँ पूरे सिलेबस को। तो वो भी एक स्कोर में ज़बरदस्त बूस्ट देगा। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को हमेशा ट्रैक पे रखें। जैसा मैंने बोला कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी थ्योरी का पार्ट बन गए, तो इतना ज़्यादा है कि वी रिक्वायर सर्जिकल प्रिसीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। ये ठीक है, कंपटीशन इज़ इंटेंस। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फ़ोटो खींच के नेट पे ढूंढते रहते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, मान लिया उन्होंने जो मटेरियल दे रखा है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। आपको क्वेश्चन ले लेके नेट पे भटकते फिर रहे हैं, वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब जो हम कोचिंग में प्रोवाइड करें, कोई बच्चा उसका 80% कर ले तो आई से कि ब्रावो, तुम बहुत मेहनती हो यार, मैं तो ऐसे बोलूँगा। अब कोई बच्चा उसमें अपना दिमाग लगा के टाइम वेस्ट कर रहा है तो इट इज़ नॉट डन, या फिर वो मटेरियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टीचर का, जैसा मैंने बोला ना कि बच्चे को तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव है मटेरियल करने के लिए कि उसको तो बस हम बताते हैं कि तू बेटा आज ये कर, आज ये कर, तू ये यहाँ से, मतलब हम जो लेक्चर देते हैं उस लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर तक लिख के देते हैं कि ये क्वेश्चन करना आज के बाद ना होमवर्क में जा, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले वो जाए एक प्लेटफॉर्म पे, एक टीचर से पढ़े, नहीं पसंद आया दूसरे टीचर से पढ़े, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती, ऐसे तो टाइम पास होता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी बुक सॉल्व करना जिसमें टन्स ऑफ एग्जाम्पल है, उसमें क्या करेगा बच्चा, एक बच्चे को समझ में कौन कौन से क्वेश्चन करूँ, तो हो सकता है वो फर्स्ट एक्सरसाइज करे तो उसके मॉडरेट और टफ क्वेश्चन छूट जाएं, या फिर पहली एक्सरसाइज में इरेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी टफ आ गया कभी ईजी आ गया, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, मालूम पड़ा कि कोचिंग में 4 चैप्टर खत्म हो गए, अभी वो पहले भी अटका पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ इट। आई होप यू विल बी कीपिंग दीज थिंग इन योर माइंड और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे 2024 में। IIT JEE की प्रिपरेशन इज़ नॉट ईजी बट साइमल्टेनियस इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, जिसे बोलते हैं ना कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहोगे, प्रैक्टिकल होके थॉटफुल होके काम करोगे, तो आराम से सिलेक्शन भी होता है और काफ़ी सारे बच्चों का होता है। बहुत सारे एवरेज IQ के बच्चे भी आजकल IIT JEE में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। जैसा 20 साल पहले आता था, अब तो काफ़ी डाइल्यूट हो गया है। मैथमेटिक्स में भी डाइल्यूट हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैथ्स में तो बहुत टफ आ रहा है, पहले ही बहुत टफ आता था, बट अब डाइल्यूट हो गया क्योंकि 30,000 तक रैंक निकालना होता है मेंस में, 10-15 हज़ार तक तो हमें
एडवांस के लिए चाहिए होता है, तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं हो सकते। एक मेहनती बच्चा अगर डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करे तो उसका बहुत अच्छा चांस है जेई में सेलेक्ट होने का। तो विद दिस नोट्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जहाँ तक प्रवीण 2 की बात है, इफ़ यू वांट टू बाय दैट कोर्स, तो उसके कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। और जो ये टाइम टेबल है उसका भी एक छोटा सा PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो यू कैन यूज़ दैट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। केवल 1 साल सब कुछ भूल के हम पूरा झोंक तो सकते हैं अपने आप को पढ़ाई में। पूरा फैमिली, पेरेंट, सबकी एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि तकदीर बदल सकते हैं आप अपनी मेहनत करके। ऑल द वेरी बेस्ट।